हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा कि अगर आप किसी नए प्रोजेक्ट के ऊपर, क्रिप्टो के किसी नए प्रोजेक्ट के ऊपर, किसी नए कॉइन के ऊपर या किसी नए टोकन के ऊपर अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, अगर आपको लगता है कि उसके अंदर पोटेंशियल है, ठीक है, तो उसके ऊपर अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो उसके लिए अगर आपने उसके ऊपर स्टडी करनी है, उसके ऊपर एनालिसिस करने हैं, फंडामेंटल या टेक्निकल एनालिसिस, तो वो आप लोग कैसे करेंगे, अगर करेंगे तो कौन कौन सी चीज़ें आप देखेंगे। इसकी वीडियो के अंदर मैं थोड़े से आप लोगों के साथ फंडामेंटल एनालिसिस डिस्कस करूँगा। तो सबसे पहले आ जाता है कि प्रोजेक्ट जो है वो किसी प्राइस ट्रैकिंग वेबसाइट के ऊपर है या नहीं। जिस तरह कॉइन मार्केट कैप हो गया, जिस तरह कॉइन गैको हो गया, इस तरह प्राइस ट्रैकिंग की और बहुत सारी वेबसाइट्स मौजूद हैं। तो क्या ये इन वेबसाइट के ऊपर जो कि मेजर हैं कॉइन मार्केट कैप या कॉइन गैको के क्या वो इनके ऊपर है? अगर नहीं है तो क्या इनके अलावा किसी और प्राइस ट्रैकिंग वेबसाइट के ऊपर मौजूद है? ठीक है, तो अगर आप वहाँ पर देखेंगे तो आपको इसकी डिटेल के ऊपर, इसकी डिटेल जो प्रोजेक्ट की डिटेल है इसके अंदर आपको इसकी वेबसाइट मिल जाएगी। ठीक है, तो ये सबसे जो पहली चीज़ होती है कि आप जो है उसकी वेबसाइट के ऊपर जाएंगे और वहाँ पर जाकर आप उस प्रोजेक्ट की प्रॉपर स्टडी करेंगे, उसकी वेबसाइट को देखेंगे कि वेबसाइट की क्वालिटी क्या है। ठीक है, वेबसाइट के ऊपर कौन कौन सी डिटेल उन्होंने दी हुई है। ठीक है, तो सेकंड जो है, सबसे पहले तो वेबसाइट आ गई। ठीक है, सेकंड चीज़ है वाइट पेपर। ठीक है, सबसे पहले अगर आप उसकी वेबसाइट के ऊपर जाओगे तो आप सबसे पहले उसका वाइट पेपर रीड करोगे। अगर वो डाउनलोड की ऑप्शन दे रहा है PDF वगैरह तो आप उसको डाउनलोड करोगे, आप प्रॉपर उसकी स्टडी करोगे। ठीक है, और उसके बाद आप चेक करोगे उसका लाइट पेपर। ठीक है, एक वाइट पेपर होता है, एक लाइट पेपर होता है। डिफरेंस क्या है? लाइट पेपर एक्चुअली वाइट पेपर का वो हिस्सा होता है जो कि इम्प्लीमेंट हो चुका हुआ होता है, या जो उन्होंने रोड मैप दिया होता है। इसके बाद आता है रोड मैप। रोड मैप के अंदर वो आपको बताते हैं कि हमने इस हिस्से में इस वक्त के अंदर ये वाले काम करने हैं। लाइक सपोज़ कि हमने 2023 के फर्स्ट क्वार्टर में, मतलब कि पहले 4 महीनों में ये काम करने हैं, अगले 4 महीनों में ये काम करना है। ठीक है, 4 क्वार्टर्स होते हैं। तो लाइट पेपर के अंदर वो ये बताते हैं कि हमने इतना अपना रोड मैप का काम कर लिया हुआ है, या वाइट पेपर का ये वाला हिस्सा जो है ये इम्प्लीमेंट हो चुका हुआ है। ठीक है, तो रोड मैप, वाइट पेपर और लाइट पेपर ये आप सारी इसके ऊपर स्टडी करेंगे, आपको सारा उनकी वेबसाइट के ऊपर मिल जाएगा। ठीक है, ओके। तो उसके बाद आप चेक करेंगे उनकी टेक्निकल सपोर्ट। ठीक है, आप देखेंगे कि क्या इनकी टीम टेलीग्राम पर अवेलेबल है या इनकी टीम ट्विटर पर, टेलीग्राम के ऊपर सबसे पहले आप देखेंगे कि क्या टेलीग्राम के ऊपर अवेलेबल है। अगर टेलीग्राम के ऊपर अवेलेबल है तो उनके कौन कौन से चैनल्स अवेलेबल हैं। एक्सपोज कर लें कि उनका अनाउंसमेंट चैनल अवेलेबल है, उनका प्राइस ट्रैकिंग चैनल जो है वो अवेलेबल है। क्या डिस्कशन के लिए भी उन्होंने कोई चैनल बनाया हुआ है जहाँ पर आप ज्वाइन करके डायरेक्ट उनकी टीम के साथ आप कोई भी डिस्कशन कर सकते हैं, आप कोई भी क्वेश्चन आंसरिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो है ना, आप टेलीग्राम के ऊपर उनकी सपोर्ट चेक करोगे कि क्या टेलीग्राम के ऊपर उनका ऑफिशियल चैनल मौजूद है, क्या वो रीड ओनली है या रीड एंड राइट भी है, यानी कि आप उसके ऊपर डिस्कशन भी कर सकते हो और टीम भी रिस्पॉन्सिव है। तो वहाँ पर आप चेक करोगे कि जो यूज़र्स हैं वहाँ पर और जो लोग वहाँ पर बैठे हुए वो कौन सी डिस्कशन कर रहे हैं, कौन से क्वेश्चंस कर रहे हैं, क्या किसी को कोई मसला तो नहीं है, कि टीम प्रॉपर उनको रिस्पांस दे रही है। आप प्रॉपर उसकी स्टडी करोगे, उसके ऊपर टीम, उसके जो ग्रुप है उसका टेलीग्राम के ऊपर, उसकी प्रॉपर आप स्टडी करोगे कि क्या क्या टॉपिक्स यहाँ पर डिस्कस किए गए हैं, कौन कौन सी डेवलपमेंट्स हैं जिनके बारे में यहाँ पर इंफॉर्मेशन दी गई है। आप थोड़ी सी पुरानी उसकी हिस्ट्री चेक करोगे। ठीक है, ओके। तो उसके बाद चीज़ आती है ट्विटर। ठीक है, ट्विटर बहुत ही अहम चीज़ होती है। कोई भी आप प्रोजेक्ट आप देख लें, उसका ऑफिशियल अकाउंट ट्विटर पर होना लाजमी है, जो कि रनिंग हो, जिसके ऊपर प्रॉपर रिस्पांस भी दे रही हो कम्युनिटी। ठीक है, तो आप वहाँ पर चेक करोगे क्या ट्विटर को प्रॉपर अपडेट किया जा रहा है, क्या वहाँ पर जो अपडेट्स दी जा रही हैं उनको कम्युनिटी पसंद भी कर रही है, क्या उसके ऊपर किसी तरह के रिस्पॉन्स आ रहे हैं, क्या उसके ऊपर कमेंट्स आ रहे हैं, क्या उसके ऊपर डिस्कशन हो रही है, क्या उन कमेंट्स का रिस्पॉन्स भी दिया जा रहा है, वो कमेंट्स किस तरह के आ रहे हैं, किस तरह की कम्युनिटी उसको पसंद कर रही है, अगर कोई क्वेश्चन कर रहा है तो किस तरह का क्वेश्चन कर रहा है। ठीक है, तो ये सारी की सारी स्टडी आप उनकी सारी पोस्टें चेक करोगे, उसके अंदर आने वाले कमेंट्स चेक करोगे। ठीक है, उनका रिस्पांस चेक करोगे, तो ट्विटर के ऊपर भी आप इसकी एक प्रॉपर स्टडी करोगे। ठीक है, ओके। तो उसके बाद आता है यूट्यूब। ठीक है, यूट्यूब के ऊपर आपने देखना है कि क्या उनका ऑफिशियल चैनल यूट्यूब के ऊपर मौजूद है, क्या वहाँ पर ये अपडेट्स वगैरह दे रहे हैं, या लाइव स्ट्रीमिंग के ज़रिए एमाज वगैरह यूट्यूब के ऊपर की जा रही हैं। ठीक है, तो यूट्यूब के ऊपर भी आपने थोड़ी सी स्टडी कर लेनी है, या आपने ये देख लेना है क्या इस प्रोजेक्ट के ऊपर
क्रिप्टो इन्फ्लुएंसर्स ने कोई वीडियोस वगैरह भी बनाई हैं जो यूट्यूब के ऊपर अवेलेबल हैं। अपने स्पेसिफिक प्रोजेक्ट का नाम वगैरह यूट्यूब के ऊपर लिख कर रिसर्च करना है कि क्या वो जो वीडियोस बनाई गई हैं वो पॉजिटिव हैं या नेगेटिव हैं, और अगर वो वीडियोस हैं वहाँ पर मौजूद, ठीक है, तो उसके ऊपर किस तरह के कमेंट्स वगैरह प्रोवाइड किए गए हैं, तो ये भी आपने वहाँ पर देखना है, ठीक है। ओके, उसके बाद बड़ा ही अहम हिस्सा आता है, वो है KYC के प्रोजेक्ट की जो टीम है, ओके, उन्होंने अपनी KYC भी करवाई हुई है या नहीं, ठीक है। KYC एक स्पेसिफिक अदारा होता है, जिस तरह सॉलिड प्रूफ है, ठीक है, इस तरह एक स्पेसिफिक अदारा होता है जो कि प्रोजेक्ट टीम्स की KYC करता है। कल को अगर वो भाग जाते हैं बहुत सारे पैसे लेकर, जिस तरह ये स्क्वाड गेम का एक कॉइन आया था वो भाग गया था, इस तरह अगर ये भाग जाते हैं तो यूज़र्स जो है वो कंप्लेन कर सकते हैं, या वो अदारा उनको पकड़ सकता है, या उनकी इन्फॉर्मेशन अथॉरिटीज़ को दे सकता है, पुलिस डिपार्टमेंट को या इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट को, ताकि वो उनके ऊपर उनको चेक करें, ठीक है, उनके साथ सारे मामला करें, ठीक है। तो KYC बहुत ही अहम चीज़ होती है, ठीक है। उसके बाद आपने देखना है ऑडिट, ठीक है, कि क्या इस प्रोजेक्ट का ऑडिट हो चुका है या नहीं, ठीक है। ऑडिट कहाँ से हुआ है, सर्टिक से हुआ है या कहीं और से हुआ, सर्टिक जो है वो सबसे ज़्यादा अहम है, ठीक है। या अगर ऑडिट नहीं हुआ, अगर कोई प्रोजेक्ट जो है वो बिल्कुल न्यू है, तो क्या इनका ऑडिट का प्लान है या नहीं। अगर वो ऑडिट करवाने वाले हैं तो कहाँ से करवाने वाले हैं, अगर सर्टिक से नहीं करवाया, कहीं और से करवाना है, तो कहाँ से ये प्लान कर रहे हैं अपना ऑडिट करवाने का, ठीक है। ओके, उसके बाद 10वां पॉइंट आता है, वो है डॉक्सिंग, ठीक है। डॉक्सिंग बहुत ही अहम चीज़ है कि वो जो प्रोजेक्ट है उसके अंदर जितनी भी टीम है, क्या उन्होंने अपने बारे में डिटेल्स दी हुई हैं वेबसाइट के ऊपर, क्या उन्होंने अपने पिक्चर्स वगैरह लगाई हुई हैं, क्या उन्होंने अपने अकाउंट्स दिए हुए हैं कि अगर आप हमसे डायरेक्ट कोई भी डिस्कशन करना चाहते हैं, या आप हमारे बारे में जानना चाहते हैं, या आप हमारे सोशल अकाउंट्स चेक करना चाहते हैं, तो ये सारी डिटेल्स उनकी पिक्चर्स के साथ वेबसाइट के ऊपर लगी हुई हैं या नहीं। इसको कहते हैं डॉक्सिंग, ठीक है। अगर आप किसी नए प्रोजेक्ट के ऊपर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो डॉक्सिंग बहुत ही अहम चीज़ होती है, ठीक है। तो इसको लाजमी आपने कंसीडर करना है, इसके ऊपर आपने लाजमी स्टडी करनी है। अगर आपको डॉक्सिंग ना मिले तो आपने जो है उनके साथ डायरेक्ट बात करके देखनी है, ठीक है। उनके टेलीग्राम के ऊपर जाकर, उनके ट्विटर के ऊपर जाकर, उनकी वेबसाइट के ऊपर जाकर आपने चेक करना है कि क्या आपको मिल सकता है, कहाँ तक जो है वो टीम है उन्होंने अपने आप को एक्सपोज किया हुआ है, ठीक है। तो डॉक्सिंग आपने लाजमी देखनी। उसके बाद आती है टोकनॉमिक्स, ठीक है। टोकनॉमिक्स के अंदर क्या आता है कि वो जितनी भी इनकी सप्लाई है उसका कितने % हिस्सा जो है वो लिक्विडिटी पूल्स के अंदर डाला जाएगा, ठीक है। कितने % जो हिस्सा है वो बाद में लॉक कर दिया जाएगा, या कोई परसेंटेज रखी जा रही है उनके रजिस्ट्रेशन के लिए, लिस्टिंग के लिए, या कुछ % जो है वो टीम अपने लिए रख रही है, मार्केटिंग बजट रख रही है। तो ये सारा कुछ जो है ये टोकनॉमिक्स के अंदर आ जाता है, ठीक है। ओके, उसके बाद आती है सप्लाई। ये बहुत ही अहम चीज़ होती है। मैक्सिमम सप्लाई क्या टोकन ने अपनी बताई हुई है या नहीं, ठीक है। मैक्सिमम सप्लाई अगर बताई है तो कितनी है, ठीक है। उसके बाद आती है टोटल सप्लाई, कि मैक्सिमम सप्लाई का कितना हिस्सा जो है वो बन चुका है, वो बना दिया गया है, वो माइन हो चुका है, उसको कहते हैं टोटल सप्लाई, ठीक है। उसके बाद आती है सर्कुलेशन सप्लाई, ठीक है, कि टोटल सप्लाई का कितना हिस्सा जो है वो मार्केट के अंदर पहले ही दे दिया गया है, यूज़र्स के पास पड़ा हुआ है। सारी आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी उनकी वेबसाइट से, ठीक है, उनके वाइट पेपर से भी मिल जाएगी, ठीक है। और आप BSC स्कैन के ऊपर, अगर वो प्रोजेक्ट BSC के ऊपर बना हुआ है या जिस भी ब्लॉकचेन के ऊपर बना हुआ है, आप उसके ऊपर जाकर उनका कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस देंगे, ठीक है, तो वहाँ से आपको उनकी प्रॉपर जो है वो डिटेल मिल जाएगी, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पर आपने याद रखनी है कि मैक्स सप्लाई लाजमी मेंशन होनी चाहिए। अगर मैक्स सप्लाई मेंशन नहीं है तो ये कॉइन एक इन्फ्लेशनरी कॉइन होगा, जिस तरह यानी कि वो पीछे से नई उसके अंदर जो है वो सप्लाई डालते जाएंगे और उस तरह कॉइन की प्राइस जो है वो अफेक्ट हो सकती है, ठीक है। तो ये चीज़ थी टोटल सप्लाई, सर्कुलेशन सप्लाई और मैक्स सप्लाई, ठीक है। उसके बाद आपने जो है वो इसका ग्राफ लाजमी देख लेना है। अगर तो टोकन पहले से लॉन्च हो चुका हुआ है तो आपने इसका ग्राफ स्टडी करके देखना है कि इसका मैक्स क्या रहा है, ऑल टाइम हाई इसका क्या रहा है, ऑल टाइम लो इसका क्या रहा है, पिछले एक वीक की परफॉर्मेंस क्या थी, पिछले एक मंथ की परफॉर्मेंस क्या थी, ओवरऑल परफॉर्मेंस क्या थी, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपने ग्राफ के अंदर देखनी है, ठीक है। उसके बाद 15th पर आता है सेंट्रलाइज एक्सचेंज लिस्टिंग, ठीक है, कि क्या ये कॉइन किसी सेंट्रलाइज एक्सचेंज के ऊपर, जिस तरह बाइनांस हो गया, इस तरह और बहुत सारी एक्सचेंजेस हैं, क्या ये किसी भी सेंट्रलाइज एक्सचेंज के ऊपर रजिस्टर्ड है या रजिस्टर्ड होने जा रहा है, क्या ये उनके साथ पार्टनरशिप करने वाला है, ठीक है। तो ये सारी स्टडी अगर तो ये आपको इजीली मिल जाए, ठीक है। नहीं तो आप टेलीग्राम के ऊपर जाकर, उनका ऑफिशियल अकाउंट के ऊपर जाकर टीम के साथ बात करके, उनके साथ डिस्कस करके ये सारा मालूमात जो है वो ले सकते हैं, ठीक है। ओके, उसके बाद आता है डेक्स।
डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज कि क्या ये वाला कॉइन जो है ये किसी डेक्स के ऊपर भी अवेलेबल है, जिस तरह पैनकेक स्वैप होगी, ठीक है, जिस तरह सुशी स्वैप होगी, इस तरह बहुत सारी डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस मौजूद हैं। अब तो बाइनांस की भी डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज मौजूद है, ठीक है। तो क्या ये वाला कॉइन किसी डेक्स के ऊपर भी मौजूद है या नहीं, क्या ये कॉइन किसी और डेक्सेस के साथ भी पार्टनरशिप बनाने वाला है इन फ्यूचर या नहीं, तो ये सारी आपने डिटेल देखना नहीं है, ठीक है। ओके, उसके बाद आता है 17th पॉइंट, एमा मतलब होता है आस्क मी एनीथिंग, ठीक है, कि क्या ये लोग जो हैं ये वॉइस कॉल के ऊपर आते हैं या टेक्स्ट के ऊपर एक प्रॉपर एमा बनाते हैं, ठीक है। वॉइस कॉल वीसी मतलब कि ये अपने टेलीग्राम के ऊपर वीसी स्केड्यूल्स करते हैं, एमास जो हैं ये बनाई जाती हैं, कॉल के ऊपर आते हैं, जहाँ पर यूज़र जो है वो डायरेक्ट प्रोजेक्ट की अपडेट्स और डेवलपमेंट के बारे में क्वेश्चन आंसरिंग कर लेते हैं, ठीक है। उसको कहते हैं एमा आस्क मी एनीथिंग, ठीक है। तो ये भी चीज़ें आपने सारी इनके टेलीग्राम के ऊपर देखनी है कि क्या उनके कोई इस तरह के स्केड्यूल्स वगैरह बनाए जाते हैं, ठीक है। ओके, तो उसके बाद आती है स्टेकिंग, ठीक है। स्टेकिंग भी बड़ी अहम चीज़ है कि क्या ये प्रोजेक्ट आपको स्टेकिंग ऑफ़र कर रहा है या नहीं, क्या ये स्टेकिंग आपको किसी डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज के ऊपर मिलेगी या आपको सेंट्रलाइज एक्सचेंज के ऊपर मिलेगी, जिस तरह बाइनांस है, ठीक है। क्या ये बाइनांस के ऊपर स्टेकिंग ऑफ़र कर रहा है या किसी डेक्स के ऊपर स्टेकिंग ऑफ़र कर रहा है। स्टेकिंग अगर ये ऑफ़र कर रहा है तो स्टेकिंग का रिवार्ड ये आपको कैसे दे रहा है, क्या अगर आपने वो वाला कॉइन स्टेक किया है तो उसका जो रिवार्ड है वो भी आपको उसी कॉइन के ऊपर मिलेगा या आपको किसी और कॉइन की सूरत में रिवार्ड दिया जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ भी आपने देखनी है कि यहाँ पर एक चीज़ और है कि आप कोई और कॉइन सपोज के वो डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज के ऊपर मौजूद है स्टेकिंग पूल वहाँ पे, और अगर आप उस डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज का कॉइन वहाँ पर स्टेक करेंगे तो फिर आपको ये वाला कॉइन रिवार्ड में दिया जाएगा। तो ये भी एक ऑप्शन होती है स्टेकिंग के अंदर, ठीक है। ओके, तो आपने इसकी यहाँ पर एक चीज़ बता दूँ कि आपने इसकी सप्लाई का ये लाजमी कन्फर्म कर लेना है कि जो सप्लाई मार्केट के अंदर डिवाइड कर दी गई है वो तो ठीक है, लेकिन जो बाकी सप्लाई है क्या उसको किसी कॉन्ट्रैक्ट के ज़रिए कहीं पर लॉक किया गया है या वो डेवलपर के पास ओपन ही पड़ी हुई है, वो किसी भी वक्त वो वाली सप्लाई लिक्विडिटी पूल के अंदर डालकर वहाँ से पैसे निकाल सकता है। ये चीज़ भी आपने देखनी है, ठीक है ना। ओके, उसके बाद आती है बाय सेल टैक्स। जो नए टोकन्स वगैरह लॉन्च होते हैं उनका सेल टैक्स बहुत बड़ा होता है, उनका बाय टैक्स बहुत ज़्यादा होता है। तो जितना बाय टैक्स और सेल टैक्स ज़्यादा होगा वो प्रोजेक्ट की क्वालिटी उतनी कम होगी। जितना बाय एंड सेल टैक्स कम होगा, लाइक 4, 5 जो है 6 जो है ये माइनर होता है, ठीक है। अगर 10-12 पर चले जाएं तो ये प्रोजेक्ट की क्वालिटी को इतना वो मेयार नहीं रह जाता, इतनी क्वालिटी नहीं रह जाती प्रोजेक्ट की, ठीक है। जो बहुत ज़्यादा अच्छे प्रोजेक्ट होते हैं उनका तो सेल टैक्स बाय टैक्स 0.01 होता है या 0.1 होता है, ठीक है। तो जो 5-6 टैक्स के साथ भी आते हैं ये जनरली जो कॉइन BSC के ऊपर वगैरह पर आते हैं तो ये जनरली इनका 5-6 बाय सेल टैक्स होता है, ठीक है। तो ये स्टैंडर्ड समझ आता है, लेकिन अगर वो 10-12 पर चला जाए तो ये प्रोजेक्ट क्वालिटी को इफेक्ट करता है। तो ये चीज़ आपने देख लेनी है। ओके, एक लास्ट चीज़ आपको बताऊं 20th पे कि ये प्रोजेक्ट और कितने प्रोजेक्ट्स के साथ पार्टनरशिप बना रहा है, ठीक है। जिस तरह एक NFT प्रोजेक्ट है तो वो किसी NFT प्लेटफॉर्म के ऊपर भी अपनी पार्टनरशिप बना रहे हैं या वो किसी और NFT प्रोजेक्ट के साथ अपनी पार्टनरशिप बना रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपने नोट कर लेनी है। कुछ और पॉइंट भी है मैं आने वाली वीडियोस के अंदर बताऊंगा, लेकिन ये सारे तकरीबन 20 पॉइंट बनते हैं, ठीक है। मैं आपको फिर से रिपीट कर देता हूँ। वेबसाइट, वाइट पेपर, लाइट पेपर, रोड मैप, टेलीग्राम ग्रुप, ट्विटर ग्रुप, यूट्यूब, KYC, ठीक है। उसके बाद ऑडिट, डॉक्सिंग, उसकी मैक्स सप्लाई, टोटल सप्लाई, सर्कुलेशन सप्लाई, ग्राफ, सेंट्रलाइज लिस्टिंग, डिसेंट्रलाइज लिस्टिंग, एमा, स्टेकिंग, बाय सेल टैक्स एंड लास्ट पर आता है पार्टनरशिप, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स है। अगर आपको किसी पॉइंट की समझ नहीं आई आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं उसको डिटेल में नेक्स्ट वीडियो के अंदर गाइड कर दूंगा आपको। अब तक के लिए इतना ही, थैंक यू।